यस दोस्तों, नमस्कार, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ललित, आप सबके सामने। होप से सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे और आनंद पूर्वक होंगे और अपना समय को आनंद पूर्वक बिता रहे होंगे। होप से मेरी आवाज़ एकदम क्लियर होगी। तो अभी जैसे आपने पढ़ा उसके बाद मैं शुरू करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अभी आपको शायद मैडम ने पढ़ाया होगा। अब बहुत अच्छा सेशन रहा मैडम का। इसके साथ साथ हम भी शुरू करते हैं आपके साथ अपने सेशन की बातें और देखते हैं आखिरकार हमारे सवालों के जवाब आप किस तरह से देते हैं। तो सब लोग तैयार हैं, रेडी हैं? ऑल ऑफ यू आर रेडी? तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में यस और नो करके बताएं, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आप लोग सब लोग तैयार हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। सब लोग आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं डॉक्टर ललित, आप सबके समक्ष, और स्वागत करता हूं आपका जबरदस्त, जिससे कि आप लोग हो जाएं गदगद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं। आज फिर से नए सेशन में आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं और आपसे उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और बिना देर करते हुए सेशन की शुरुआत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर ललित, मैं पढ़ाता हूं आप सबको मैथमेटिक्स, और फ्री और प्लस के चक्कर तो आपको सब पता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको डिक्लेयर कर देता हूं इनका मतलब क्या है। फ्री प्लस में यहाँ कंप्लीटेड सिलेबस आपको नहीं, लिमिटेड सिलेबस मिलता है। लिमिटेड प्रैक्टिस सेशन, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन लिमिटेड, और टॉप एडुकेटर के द्वारा। तो ये सब लिमिटेड है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कंप्लीट सिलेबस की, तो कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको प्लस पर मिलता है। इसके साथ साथ आपको बता दें एक नई बात कि प्लस के फीचर्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जैसे कि आप लर्न कर सकते हैं घर बैठे अपने फेवरेट एडुकेटर से। इसके साथ साथ आप कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, एग्जीक्यूटिव कवरेज ऑफ सिलेबस आर हियर। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो सीटेट, यूपीटेट, स्टेट टेट में आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आसानी के साथ, और आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो 4500 रुपीज़ का डिस्काउंट था वो होकर 80% आपका हो गया है। यानी अभी आप जब सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करेंगे तो 899 मात्र में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके लिए करना क्या है, आपको यूज करना है मेरा रेफरल कोड, दैट इज LKR लाइव। आप जैसे ही इस कोड को यूज करेंगे आपको ये प्राइस 899 से कम होकर के 809 रुपए रह जाएगा। और इस 809 रुपए में भी अपने क्रेडिट यूज करोगे तो आपको और 10% का डिस्काउंट यानी 80 रुपए का मिल जाएगा, और आपका जो प्राइस है वो 729 रुपए मात्र। तो एक साल का सब्सक्रिप्शन 729 रुपए में आपको मिल रहा है। इससे अच्छी बात कहाँ। साथ में देखते हैं DSSS, सुपर टेट, KVS, APS और NVS, आप सबके लिए 12 महीने का यहाँ पर कोर्स प्लान है, जिसमें आप देख रहे हैं 12 मंथ का प्लान है। 4500 रुपये में है ये। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं LKR लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके साथ अगर आप अपने क्रेडिट को यूज करते हैं फिर आपको डिस्काउंट 10% का मिल जाएगा, और कुल मिलाकर 3600 रुपये में ये एक साल का कोर्स आपको मिलेगा। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर देता हूँ तो लगभग 300 रुपये पर मंथ, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3642 के आसपास आती है। तो 300 रुपये पर मंथ में आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। बहुत ही मौका आप लोगों के पास ज्वाइन करने का। इसके साथ आपको बता दें दोस्तों, रीट का अनाउंसमेंट जैसा आप जान लें 26 तारीख को हो चुका है। 26 सितंबर रीट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें कंप्लीट बैच कोर्स आपको दिया जा रहा है। 80% डिस्काउंट इस पर भी है, और यहाँ पर बेहतरीन एडुकेटर की टीम है, आप देख रहे होंगे, और सभी एडुकेटर आपको पढ़ाएंगे विषय, और मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिक्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स को अगर समझना है, पढ़ना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8 जुलाई से ये कोर्स लाइव हो जाएगा। 8 जुलाई से ये बैच कोर्स लाइव हो जाएगा, लॉन्च हो चुका है। आप सबके जो सेटिस्फैक्शन है, जो आंसर है वो छुपे हैं, वो सब क्लियर हम यहाँ पर कर देंगे। और कंप्लीट बैच कोर्स है, सभी लोग इसमें आपको कंप्लीटली पढ़ाने वाले हैं। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं आपको रेफरल कोड क्या है मेरा, LKR लाइव। दिस इज माय रेफरल कोड, इट्स LKR लाइव। आप यूज कर सकते हैं LKR लाइव कोड को और आसानी से पा सकते हैं डिस्काउंट। कितने का? सीधा 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं प्लस पर। ओके, तो देखते हैं जवाब। इसको बंद कर दो लाइट को, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई साहब किसी को? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा,
मुझे लग रहा है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आज के सेशन की, शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है। और सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और जल्दी से आ जाओ दौड़ दौड़ कर। ओके, लेट्स सी और देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। ओके, पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, 1 सेकंड का समय दीजिएगा मुझे जिससे कि मैं आपको बता दूं। ओके, 1 मिनट का समय दोस्तों मैं लूंगा आप लोगों से। ओके ओके, तो पहला सवाल मैं आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं और चाहूंगा आप भी सेशन को जल्दी से शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे आपके सवाल एकदम तरीके से और मजबूती से आप लोगों तक पहुंच जाएं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, नए प्रकरण के, देखो बार बार आपको दिख रहा है, ऐड दिख रहा है, क्या करें? तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। अगर आप इस सवाल की बात करते हैं तो उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि सिलसिला जारी है आप लोगों के समक्ष और आपके प्रश्न आपको कुछ इस तरह से मिलने वाले हैं। ओके, तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर और देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, तो देखो, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? ये रीट 2017 का पेपर है जो मैंने कल भी कराया था, आधा बचा हुआ उसको मैं आज करा रहा हूं। और यहां पर मैं जवाब चाहूंगा क्या मिलेंगे। नए प्रकरण में प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या आदर्श प्रश्न। कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहेंगे? टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द न्यू केसेस, द सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंटेड बाय द टीचर इन द क्लासरूम और कॉल्ड, व्हाट इज द राइट आंसर? देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, ए, बी, सी या डी। तो यहां पर जवाब उड़ने लगे हैं। बी ऑप्शन आप देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो कि एकदम सही जवाब है, दैट इज इंट्रोडक्शन। यानी जब भी आप किसी कक्षा में जाते हैं, जब भी आप किसी कक्षा में जाते हैं और नई चीज पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे को आपको उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, जिससे कि बच्चा का इंटरेस्ट उसमें लगे, वो जागे कि हाँ भाई आप जो उसको बता रहे हैं दैट इज ओके। तो आप जब भी बच्चे को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आप उसका प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन क्लास में देंगे, उसे बताएंगे कि इसका यूज क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसको पढ़ा रहे हैं। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, तो राइट ऑप्शन था प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान, बहुत सारे बच्चे बताते हैं पूर्व ज्ञान, लेकिन पूर्व ज्ञान इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है पूर्व ज्ञान, वो भी बता देता हूं। देखो, कक्षा 6 से बीजगणित शुरू होता है, अलजेब्रा कक्षा 1 से 5 तक नहीं होता, कक्षा 6 में अलजेब्रा आता है। तो आप क्या देखते हैं कि अलजेब्रा का जो कक्षा 6 में आता है तो आप उसको जब पढ़ाओगे तो पहले चेक करोगे। पूर्व ज्ञान तो उसके बच्चे के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि अलजेब्रा तो उसने आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, इसलिए राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम है जो अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? ए, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। बी, एक मिनट रुकिएगा, मुझे ये सब दिखता है। ओके, एंड ओके, लेट्स सी। तो गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, या गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति के बिना आवश्यकता को नहीं मानता है।
और यहां पर सुभाष चंद्र मनोज जी बहुत तेजी से उत्तर देते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रीट का पेपर उनको एकदम उंगलियों पर आ चुका है, कभी इस उंगली पर आता है, कभी इस उंगली पर आता है। ये वाली उंगली कहती है इस वाली उंगली से। बहन मुझे भी दे दो थोड़ा सा गणित के सवाल जैसे आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक है, तो साफ साफ लिखा है ना चाइल्ड सेंट्रिक। और एनसीएफ क्या कहता है कि भाई मैथमेटिक्स का पैटर्न, मैथमेटिक्स का कंटेंट पूरा चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। उसके बाद क्या कहा जाता है? उसके बाद कहा जाता है क्रिया बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड हो। जब भी आप करिकुलम को डिजाइन करें तो एक्टिविटी बेस्ड हो, यानी उसमें एक्टिविटी अधिक से अधिक हो। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक, बिल्कुल सही बात है, वो लॉजिकली और साइकोलॉजिकली कनेक्ट होना चाहिए, तार्किक ढंग से, लॉजिकली साइकोलॉजिकली होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? विदाउट टीचर कंसेंट हाउ यू कैन प्रमोट और हाउ यू कैन अप्लाई द सब्जेक्ट just because of you are not aware about the things. A teacher always be aware just because of he used to teach in the class. समझ रहे ना बात को? तो क्लास में वो टीचर पढ़ाता है, उसे पता है क्या सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। तो राइट ऑप्शन क्या था कि क्लास टीचर में जब आप गणित का करिकुलम बनाएं तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम सही जवाब था आपका, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थी में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? इनमें से कौन सी अच्छी विधि नहीं है स्टूडेंट्स की कमजोरी को जानने के लिए? ए, कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना। बी, मौखिक कार्य। सी, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण। या डी, विद्यार्थियों में तुलना करके। इनमें से कौन सा सवाल आप देते हैं सही होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? और यहां पर फिर से प्रश्न नंबर जरूर लिखें। और यहां पर सोनम गिरी, आकांक्षा, बहुत बढ़िया, मनोहर बहुत अच्छे से उत्तर देते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के उत्तर जो हैं डिजाइन किए गए हैं। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स इजी एंड वेरी गुड। ओके, लेट्स सी, बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे, आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके उत्तर बहुत अच्छे से आ रहे हैं। ओके, हा, सोनम एकदम सही कहा आपने। देखो भाई, कक्षा के अंदर बाहर प्रश्न, बिल्कुल सही बात है, आप कभी भी बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं, कक्षा के बाहर या कक्षा के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मौखिक कार्य, आप बिल्कुल ओरल वर्क दे सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण यानी एनालिसिस दी बुक्स और नोटबुक ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन विद्यार्थियों की तुलना करके। आपने कई बार देखा होगा, क्या बोला टिल्लू? टिल्लू पढ़ने में बहुत कमजोर, बिल्लू पढ़ने में बहुत बढ़िया। ओके, टिल्लू के पापा यहां बैठे और इसे घूर के बोल रहे थे, कुछ सीख ले नालायक, ये बिल्लू बहुत अच्छा पढ़ता है, टॉप करता है, अच्छे नंबर लाता है, वो लाता है, ये लाता है। और टिल्लू मन ही मन कुछ नहीं कहता, लेकिन जब अति हो जाती तो क्या कहता? पापा आगे से नहीं बोलने का, कंपेयर मत करो मुझे किसी के साथ, मैं जैसा हूं वैसा हूं, वह जैसा वैसा है। अगर आपको भी कंपैरिजन कर दिया जाए तो पड़ोस लगता है कि पड़ोस वाले लड़के को गोली मार दो। अच्छा, किसके साथ ऐसा हुआ है कि उसके बड़े बुजुर्ग ने, मम्मी पापा ने या किसी भी बड़े ने आपको कंपेयर किया हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ? किया कि नहीं किया है? और आपका जवाब ये रहा होगा, चाहे आपने बोला ना हो, कि शायद ये लड़का मिल जाए तो सबसे ज्यादा पिटाई इसी के घरों में, क्योंकि इसकी वजह से सारा नुकसान हो रहा है, ये ना होता तो मुझे सुनने को नहीं मिलती। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कमेंट करके बताएंगे मुझे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन था विद्यार्थियों की तुलना नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से, कि तू कमजोर है, तू मजबूत है। इससे बच्चे के अंदर क्या हीन भावना का, हाँ, हीन भावना पैदा हो जाती है। एक और सवाल, दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, रीट में 2017 में क्वेश्चन आया था, और मैं देखूंगा आप में से कितने लोग इसको सॉल्व करेंगे। दो पूर्ण संख्याएं दी हैं, बोथ आर होल नंबर्स। यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। छोटी संख्या किसके बराबर है? आपको इनमें छोटी संख्या बतानी है। आंसर आर 25, 36, 18 और नीचे वाला दिख नहीं रहा ना, दिस इज 50। ये क्वेश्चन है।
तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, अगर शायद आपको पता हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर भाज्य होता है, दिख रहा है ना आपको, भाज्य में आप भाजक का करते हैं डिवाइड, यहाँ मिलता है आपको भागफल और नीचे बचता है शेषफल, ऐसे तो होता है। और आप सभी जानते हैं अगर मैं भाज्य की बात करता हूँ, इधर देखना, अगर मैं भाज्य लिखता हूँ तो वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेष, यही तो होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यही तो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इसको ऐसा करना, इधर वाले क्वेश्चन कट रहे हैं गुरुजी, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, हो तो मुझे बताना। पीछे से कर दो हल्का सा, घुमाओ उसको हल्का पीछे से, डंडे से नहीं, हाँ और थोड़ा सा करो, रुक जाओ अभी, ठहरो। ओके वेट ए मिनट गाइज, चलिए थोड़ा सा, हाँ ओके ओके थैंक यू, डन, अब दिख रहा है सारा। ओके तो पहले हम संख्या देखते हैं, ये रूल सबको पता है ना, बचपन से पढ़ते हैं, बस इसी का यूज करना है और आंसर देना है। ओके सुभाष जी कोई प्रॉब्लम नहीं, लगातार बने रहेंगे तो आपको सारे सवाल के उत्तर भी अच्छे मिलेंगे, डोंट वरी। सर बोतल उठा लो पानी की, हो तो ओके। तो उसने बोला दो पूर्ण संख्या, मैंने मानी एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने माना एक संख्या ए और बी, इसमें से मैंने माना ए बड़ी है और बी छोटी। उसने बोला ना दो संख्याएं, एक बड़ी और एक छोटी, तो मैंने ए को बड़ा और बी को छोटा मान लिया। अब कहानी शुरू करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, बड़ी संख्या का 3 गुना, यानी ए का कितना हुआ 3 गुना, तो 3a हो गया ना, समझते ना, बड़ा आसान सवाल है। बड़ी संख्या का 3 गुना यानी 3a को छोटी संख्या से विभाजित कर दो, आपने b से डिवाइड कर दिया, छोटी संख्या b थी ना, तो क्या आता है, उसने कहा डिवाइड करने पर भागफल 4 और शेष जो आता है वो 3 आता है, ये तो हुआ। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो ऊपर गिवन है, ये क्या होगा, यानी ये निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, तो यानी 3a यहां लिख दूं इज इक्वल टू व्हाट, b इंटू 4 प्लस 3, ऐसे लिखोगे ना, तो एक इक्वेशन आपके सामने बन गई ये। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में हर बार आते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर सवाल कोई भी पेपर उठा लो हमेशा हाई लेवल में या लो लेवल में आया, मंजुलता वेलकम। तो समझ रहे ना कैसे आपको करना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन यहां देखते हैं, यदि छोटी संख्या का 7 गुना, छोटी संख्या है 20 का 7 गुना कर दो तो 7b, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, यस 7b यहां पर मैंने किया है, तो आपने इसको बोला इसको डिवाइड कर दो किससे, बड़ी संख्या से, दिस वन। छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो कितना आया, आपने कहा सर विभाजित करने पर 5 तो भागफल आता है और 1 शेष बचता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या रूल बनेगा, आप फिर जानते हैं इस बात को कि अगर मैं इसकी बात करूं 7b की, तो क्या हो 7b इज इक्वल टू व्हाट, इसकी गुणा इसमें, क्योंकि भाजक गुणा भागफल 5a और प्लस 1। अब आपके सामने दो इक्वेशन इस तरह से निकल के आ गई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे। इज इट क्लियर नाउ? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस वन एंड दिस वन, देयर आर 2 इक्वेशंस, इनको मैं सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा एक तरफ ले आता हूं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, इस वाले को यहां लिख देता हूं इधर, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 3, और ये क्या हुई 5a प्लस 7b इज इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व कर लो। अब या तो इसको कर लो, इसको कर लो, मर्जी आपकी, जैसा आपको उचित लग रहा हो। तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में 5 की, नीचे वाली में 3 की मल्टीप्लाई कर दी। इस वाली में कितने की कर दूं, 5 की, नीचे वाली में 3 की, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो कितना हुआ, 5 3 15a माइनस का 20b बराबर 15। क्लियर? नीचे वाले में हमने कर दी 3 की मल्टीप्लाई, माइनस का 15a प्लस का 21b इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या बना 1b
बी से बराबर 18, तो बी बराबर 18 है, एक संख्या तो उसकी 18 आ गई, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, बी ऑप्शन 18 दिया हुआ है। अब बात करते हैं, बी ही निकला, अभी ए थोड़ी निकला है, ए को भी तो फाइंड आउट करोगे, तो ए यहां निकालें, तो यहां देखो ए निकालते हैं, 3a माइनस का 4b, बी कितना 18 चौक 72 बराबर 3, तो 3a इज इक्वल टू कितना हुआ 75 और a इज इक्वल टू 25, तो a कितना हुआ, बड़ी संख्या 25 है, छोटी संख्या कितनी है, दैट इज 18, तो ये दो संख्या हैं। अब वो कुछ भी पूछे आपसे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18। इज इट क्लियर? एंड ये प्रॉब्लम क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, राधे राधे, लेकिन आपको समझ में आना बहुत जरूरी था, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, और इन क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका भी नहीं है, ये आपको क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे। ओके, रीट में सवाल आ चुका है, बार बार बोल रहा हूं, रीट में सवाल आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, रीट में सवाल आया है तो कितना अच्छा सवाल था, ये आपको करना होगा। एक और सवाल, अब अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे सारे। एक संख्या है 1706580 में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बता दो। बड़ा ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, आप इसको आसानी से निपटा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। सवाल आपके समक्ष, उत्तर भी आपके समक्ष, देखते हैं जवाब। 18 वाले प्रश्न का उत्तर भी 18 ही, राहुल एकदम सही पकड़े हैं आप। तो देखो, हम कई तरीके से सवाल करते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार, यहां लिख लेते हैं। आपने कहा 1706580 कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, उसने बोला 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान तो ये रहा, तो 7 गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख की गुणा करोगे आप, एक वैल्यू प्राप्त हुई आपको। 6 का पूछा तो 6 में आप कितने करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 की गुणा करोगे। उसके बाद आया आपका 9 में आप 1 की गुणा करोगे, तो कितना, आप इसका स्थानीय मान का योग निकालोगे तो कितना हुआ, 7 लाख प्लस 60,000 प्लस 9, तो 7,60,009 हो गया। अब देखो कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,06,009, आपको ऑप्शन ए मिल गया, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, ये तो पुराना तरीका, अब मैं आपको नया तरीका समझाता हूं। आपको संख्या मिली है ना 1706580 और 9, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि उसके अंकों का योग बता, आप कुछ मत करो, जो उसने बोला बस उन अंकों को रोक लो, बाकी सबको 0 कर दो। जैसे 1 बोला उसने, तो मैंने 1 को पूछा ही नहीं, 0 कर दिया। 7 पूछा, 7 को रखा, उसने 0 को नहीं बोला, 0 को 0। 6 को पूछा, 6 रखा, 5 नहीं पूछा, 8 नहीं पूछा, ये मुझसे पूछा ही नहीं ना, 9 पूछा है, ये आंसर है आपका। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर, अच्छा ये मैंने गलत निशान लगा दिया, अभी रुकना है मुझे ना, 1 मिनट रुकिएगा, मैंने इसको कैसे लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। कहां दिमाग जा रहा है, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके गाइज, क्लियर? हाँ सी होगा, दैट इज सी ऑप्शन। इसको जोड़ेंगे, यही तो लिखा है 70,06,009, 60,009, सॉरी। क्लियर, समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो अब सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, इट विल इजी, क्योंकि ना ही तो आपको संख्याओं को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। जो समस्या अभी आपके सामने मैंने दिखाई कि ये इसको हो सकता है, इसको हो सकता है, इसको हो सकता है, तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। आपको एक बार में पता लगा, बस पढ़ना कि ये संख्या कौन सी है, मैच करा, सी है। आसान है तो लाइक कर दो जल्दी से, समझ में आ गई बात। तो ये समस्या हो रही थी, वो समस्या खत्म हुई आपको। इन समस्याओं के आधार पर आप गलत भी कर सकते हैं, यहां से गलत नहीं करेंगे। क्लियर है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा जवाब सही सही। यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए, इट मीन्स इनको असेंडिंग ऑर्डर में, आप कहते हैं इनको अवरोही क्रम आरोही क्रम में लगाया जाए, तो
कौन सी भिन्न मध्य में आएगी, मिड में कौन सी भिन्न आएगी आपको बताना है। इस सवाल में 5 भिन्न है, 1 2 3 4 5। अब मैं पांचों को सॉल्व कर देता हूं और इसमें डिवीजन मेथड लगाएंगे तो इट विल वेरी इजी फॉर यू। तो आप भी करो और मैं इधर जब तक सॉल्यूशन दे देता हूं। ऑप्शंस हैं A B C एंड D, 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। तो देखो 1/3 को क्या लिखता हूं मैं, लिख देता हूं बराबर 0.333। इज इट ओके? दूसरी बात 31%, इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि जहां पर भी ये परसेंट मिल जाए समझ लेना गुणा 1/100 है इसकी जगह। तो क्या करेंगे, 31 गुणा 1/100 बराबर 0.31। उसके बाद हमने बात की कितना था, 3/10, तो 0.30। अब ऑलरेडी वहां तो कुछ लिखा ही नहीं है, वहां तो सिंपली वैल्यू लिखी है 0.313 और लास्ट में लिखा है 0.303, क्योंकि 0.909 में आप 3 का डिवाइड करेंगे, इट विल गिव यू 0.303। अब ये ऑप्शंस आपके सामने आए 5। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, सबसे छोटी संख्या इनमें ये वाली है, तो पहले नंबर पर तो ये आ गई ना। दूसरी कौन सी हुई, आपने कहा 303। तीसरे नंबर पर कौन सी है 0.31, इसको आगे 0 लगा लो अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो, इसको भी 0 लगा लो प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि आपको 3 अंक मिल जाए। तीसरे नंबर पर कौन सी है, ये वाली। फोर्थ नंबर पर कौन सी आएगी, आपने कहा 313। और फिफ्थ नंबर पे कौन सी आएगी, ये वाली। तो आप बताओ अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5, मिड में कौन सी आएगी, ये वाली ना। तो राइट ऑप्शन 313 नहीं आएगी राहुल जी, प्लीज करेक्ट योर आंसर, आंसर इज सी। हाँ 19 का 20 का होता है, 20 का सी ऑप्शन होना चाहिए। इज इट क्लियर सबको? तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर डिवीजन मेथड, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही उम्दा तरीके से आप लोगों के जवाब मुझे मिले हैं। वेरी नाइस, इट्स वेरी कूल। आगे बढ़े एक और सवाल की ओर और देखते हैं एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। वन मोर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है यदि 9x76 माइनस x6y9 अपॉन 3y7, तो x और y के मान किसके बराबर हैं? x बराबर 9, y बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर 9, x बराबर 5, y बराबर 8 और x बराबर 4 और y बराबर 8। तो विच वन इज द राइट आंसर? मैं चाहूंगा आपका जवाब मिले। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसको करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो जल्दी से आप लोग अपने जवाब दे सकते हैं और मैं चाहूंगा आपका जवाब तेजी से मिले तो बहुत ही अच्छा और सुकूनदायक जवाब मुझे लगेगा। ओके, तो यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है और आप लोगों के जवाब तेजी से, मुझे उम्मीद है कि तेजी से आप जरूर देंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। जल्दी से शुरू हो जाओ और मुझे बताओ क्या आंसर मिलेगा आप लोगों का। कमेंट्स आ रहे हैं लगातार और सवाल नहीं मिल पा रहे हैं आपका जवाब लगातार, क्यों भाई, ऐसा क्यों? जवाब तेजी से मिलना चाहिए, वहीं जवाब आप तेजी से नहीं दे रहे हैं। ओके, तो क्या करें? देखो सवाल बहुत इजी है, पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। हाँ, शेयर भी करते रहो भाई, पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश। सबने कहा सी 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 सी, क्या बात है, आप तो समझदार, आपके लिए तालियां, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सी इज द राइट ऑप्शन। क्यों? देखो सवाल कुछ इस तरह से है, 9x76 और यहां पर क्या लिखा है x6y9 और आंसर में क्या आना चाहिए 3y और 7। ये सवाल है। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, यानी आपको जो x की वैल्यू यहां पुट करोगे वो यहां पुट करोगे, जो y की वैल्यू आएगी तो आंसर में भी वही वैल्यू आनी चाहिए। मतलब यह है इसका सवाल का मीनिंग। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं कि अगर x और y की वैल्यू इनमें से ही आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x और y की वैल्यू, पहले मैं आपको सही आंसर दे देता हूं जो आपने मुझे बोला है C, तो x की जगह 5 और y की जगह 8 पुट करते हैं। चलो देखते हैं, यहां लिख लेते हैं 9x की जगह कितना है 5, 7 6 और y की जगह कितना 8, तो 5x की जगह 6 8 और 9, घटाओ इसको, 6 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए 7, 16 में से 8 गए 8, 14 में से 6 गए 8 और 8 में से 5 गए 3।
तो आपके अकॉर्डिंग जहां आपने वैल्यू भरी है, मैं दिखा दे रहा हूं, एक वैल्यू ये थी x की जो आपने लिखी, y के वैल्यू 8 था, x का वैल्यू 5 था, आंसर में कोई x नहीं था, सिर्फ y था, तो यहां पर दोनों बार 8 8 आया है ना। तो यानी इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 8, तो 5 5 और 8 आपके सामने था, तो आपने इजीली फिल कर दिया और आपको आंसर प्राप्त हो गया, x बराबर 5 और y बराबर 8। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अगर आप दूसरे ऑप्शन उठाएंगे तो उसको भी देख लेते हैं एक बार, दूसरे ऑप्शन भी दिखा देते हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। सवाल था 7x76 और x6y9, तो मैंने पुट किया, क्या वहां पर मैंने वही काम किया, तो मैंने सपोज पहला ऑप्शन लिया 9 और 3 का, तो x की जगह 9 पुट कर दिया मैंने। तो मैं दिखाता हूं आपको कैसे मैंने किया। 7 7 6 और 9, एक मिनट रुकिएगा, क्या था 6 9। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम, एनी इशू? ओके, तो हमने क्या देखा, अब मैंने x की जगह क्या पुट करा, यहां x खाली है ना, तो मैंने x की जगह क्या रखा 9, और यहां पर भी x था तो मुझे यहां भी 9 रखना पड़ेगा, और y कितना है 3, तो मैंने यहां 3 पुट कर दिया, इसलिए दिखाया जी कलरफुल आपको दिख जाए आराम से। ओके, अब मतलब क्या है, अगर मैं यहां जोड़ूं तो यानी इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है ना, तो ये जो इसमें आंसर था ना नीचे क्या था 3y7, तो y का वैल्यू 3 लिखा ना, तो यहां पर आपका 3 3 ही आना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी आए, इधर कितना आना चाहिए 3, उधर y। इज इट क्लियर? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको ये कलर में दिखाया, इसलिए हमने क्या काम किया, हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें पूरा से सेटिस्फेक्शन क्वेश्चन हो जाए, तो राइट ऑप्शन था दिस वन। इज इट क्लियर नाउ? अभी समझ में आ गया सबको, कोई इशू तो नहीं है? और बताओ, आगे बढ़े, एक और सवाल, चलो। श्रीमान एक्स के पास 55,600 रुपए हैं, उसने इसे एक योजना में निवेश किया, उसे धन का 8 गुना प्राप्त किया, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और 8 गुना उनको प्राप्त हुआ, फिर उसने 57,986 एक संस्था को दान कर दिए, पुनः उसे बचा हुआ धन निवेश किया, उसने फिर से बचा हुआ धन इंटरेस्ट दे दिया, इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब एक्स के पास धन किसके रुपए के बराबर है? क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूंगा आपका जवाब मिलेगा मुझे तेजी के साथ, कमेंट आपके सामने आ रहे हैं और तेजी से मुझे दीजिएगा आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, आप इसको एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। चलो सिंपल सवाल देखो क्या है, अगर आप ढंग से समझेंगे सवाल को यू विल गेट द आंसर इजीली। सवाल समझने की कोशिश करना। उनके पास कितने 55,600 रुपए है। बाबर बोल रहा हूं, आप कहते सर पेपर तो बड़ा आसान आता, रीट का पेपर है ये, देख लो अब कितना आसान पेपर है, पेपर 1 ही है ये, 2 नहीं है, पेपर 1 रीट में आया हुआ 2017 का पेपर है, अब 2021 चल रहा है तो देख लो लेवल कितना ऊपर जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको ढंग से आप पढ़ें और समझें। एक्स के पास कितने हैं 55,600 रुपए हैं, उसने इसे एक योजना में निवेश किया, उसका 8 गुना प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी उसने जो धन था वो कितना था 55,600 रुपए था, उसने लगाया तो 8 गुना उसे प्राप्त हो गया। चलो गुणा कर लेते हैं, कितना मिला 8 0 0 8 0 0 8 6 48 8 पंजे 40 और 4 44 8 पंजे 40 और 4 44, यही आया 44। 8 गुना किया तो 4,44,800 रुपये उसके पास हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया। उसने क्या कहा, फिर उसने 57,986 रुपये एक संस्था को दे दिए दान, तो कितने कर दिए 57,986 रुपये उसने संस्था को दान कर दिए। कितने बचे, आपने कहा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 गया 8, 13 में से 4 गए 7 गए 6, और यहां पर देखें हर बार एक कहां से लेना पड़ रहा, अच्छी बात है। 13 में से 5 गए 8 और यहां बचा 3, तो इतना अमाउंट उसके पास अभी बचा हुआ। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ, उसने कहा
और इसका एक केवल एक तिहाई प्राप्त किया, अब उसको एक तिहाई मिला है, इसका एक तिहाई यानी 1/3 उसको मिला है। तो डिवाइड कर दें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 26, 3 8 24, बचे 2 28, 3 नाम 27, हासिल लगा बचा 1 11, 3 तिया 9, 2 3 8 24। तो इतना बचना चाहिए। है कहीं जवाब? 1,29,838 938 है कहीं इसमें जवाब? यस के नो? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? नो इशू, बहुत बढ़िया। तो जवाब मिला है 1,28,938 रुपये उसके पास हैं। तो सवाल बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं कि आप इसको ना कर पाएं, इसको आप मैनेज ना कर पाएं, इसको समझ ना पाएं। इट्स इजी, और आपने इसको समझ लिया तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? आप इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, मैंने बहुत बड़ा बताया आपको करने के लिए। इस सिंगल लाइन में भी कैसे कर सकते थे आप इसको? कैसे कर सकते? उसे 1/3 मिला है, इस धन का कितना हुआ? 55,600 का 8 गुना, और कितना वापस कम कर दिया? 57,986 रुपये। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तब भी वही उत्तर मिलेगा। बस मैंने उसको ओपन करके सॉल्व कर दिया है। यू कैन इजीली सॉल्व बाय दिस थिंग, क्योंकि उसका 8 गुना हुआ, इतना दे दिया, उसका एक तिहाई उसके पास है। क्लियर? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलिए ये रहा। यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण होगा। एक समबाहुभुज में 9 भुजाएं दी हैं और आपसे पूछा गया प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और सुपर टेट में तो ये दोनों बार आया है, और जात में आपको रीट में भी आ रहा है, ये यूपी टेट में भी आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इसको पढ़ाया भी गया है। चैनल पर इसके बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जरूर जाके देख सकते हैं। ओके, देखिए एक समबाहुभुज है, यानी एक रेगुलर पॉलीगन है। ये इवन नहीं रेगुलर होता है, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके 9 साइड हैं, और आपको बताना है उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। देखो सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। हालांकि बी मुझे ऑप्शन मिल रहा है 40 डिग्री। ओके, लेट्स सी। जनरली अगर मैं बात करता हूं किसी भी बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ये तो गलत बन गया, 9 होनी चाहिए ना, 9 बनाता हूं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारी वजह बराबर मानना भी तो मैंने ऐसी बना दी हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है इस एंगल के बाहर वाला एंगल, यानी अगर मैं इसके सीधा लेके जाऊं तो ये एंगल कितने का है, इसको मैं आगे लेके जाऊं तो ये एंगल कितने का, इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो वन एंगल, ये वाला एंगल कितने, यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ये सब बराबर होते हैं, और जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन है, इवन पॉलीगन है, यानी समबाहुभुज है। तो उसमें प्रॉपर्टी क्या है? सभी के अंतः कोणों का टोटल, और सभी अंतः कोण बराबर होते हैं, ऐसे सभी बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। अब कंडीशन क्या बनी? इसको 2 तरीके से करते हैं सवाल को। तरीका नंबर 1, अगर मैं अंतः कोणों का टोटल की बात करता हूं तो वो क्या होता है? n - 2 × 180, ये होता है टोटल कोण जितने भी हैं। अगर मैं एक कोण की बात करूं तो इसमें आप n का डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से आपको एक कोण मिल जाता है, ठीक है। उसने बोला 9 भुजाएं दी हैं, तो अगर मैं 9 भुजाओं की बात करूं तो पहले मैंने अंतः कोण निकाला, कितना हुआ, तो n कितना है, आपने कहा 9 - 2 × 180 अपॉन नंबर ऑफ भुजाएं 9 है। आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, आपको अंतः कोण मिलेगा, बाह्य कोण को 180 में से घटा देना, इंटीरियर एंगल। ये तरीका एक और बहुत अच्छा है, इसको इतने बड़े को ना करके कि जितने भी पॉलीगन हैं, जितने भी इवन पॉलीगन हैं, उन सब, कोई भी पॉलीगन है, चाहे वो 3 भुजाओं वाला है, 4 भुजाओं वाला है, 5 भुजाओं वाला है, इन सभी पॉलीगन्स के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सबका टोटल 360 डिग्री होता है, 360। अगर आपको एक कोण निकालना हो तो क्या करते हैं? भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दो, 9 × 36, तो आपको एक बार में मिल जाएगा। आपको इतना जो ये दिमाग लगाना है सिर्फ इंटीरियर पे लगाना, एक्सटीरियर पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक्सटीरियर भी निकाल सकते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ एजेस पता है तो आप इसका, अगर वो पूछता है इसका इंटीरियर एंगल क्या है तो 140 का हो जाएगा, तो आप 180 में से 40 डिग्री घटा देंगे, आपको 140 डिग्री का अंतः कोण मिल जाएगा, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का टोटल 180 होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर होते हैं। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया से जवाब आपने दिया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी वेट में बैठा है। चलो, एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है,
यदि आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बराबर है किसके? 16 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर ये पॉइंट है, और 65 सेंटीमीटर ये 36 सेंटीमीटर। तो मैं जानना चाहूँगा आपका जवाब क्या मिलता है। यहाँ पर कमेंट्स आने लगे हैं और मैं चाहूँगा जवाब मिले तेजी के साथ। आप लोगों के आंसर क्या होंगे? ओके, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर आपको बताना है। ओके, लेट्स सी क्या जवाब मिलता है आपका। चलो समझ लेते, साथ साथ में आप भी करेंगे और मैं भी कर लेता हूं। एक वर्ग का परिमाप वर्ग होता ही है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका परिमाप दिया है चारों भुजाओं का टोटल, यानी 4a, सारी भुजाएं बराबर होती है ना, तो 4a = 144 सेंटीमीटर है। तो भाई a बराबर कितना हो जाएगा? आपने 144 में 4 का डिवाइड कर दिया, तो 4 तिया 12 और 2 24 और 4 छम 24, 36। तो वर्ग की एक भुजा 36 सेंटीमीटर है। यदि आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी आयत का क्षेत्रफल की बात क्या होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। तो 36 का स्क्वायर कर दूं मैं? देखो दो तरीके 36 का स्क्वायर करते हैं, या तो आप सिंपल 36 में 36 की गुणा कर लो, या फिर इसको आसान बना सकते हैं। कैसे? मैं इधर कर देता हूं। यहाँ पर 36 इसके पास है, 40 के पास है, तो मैंने इसमें 4 जोड़ दिया, जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, तो ये कितना बना? 32। तो 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, और इसको देखें 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तिया 1296। ओके, तो 1296 इसका वर्ग मिला आपको। क्लियर है? अब क्या करें? अब आपको सवाल यहां पर समझ में आएगा। 1296 इसका आपको मिल गया स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भी किसी को? यहां तक हो तो मुझे बता देना, हालांकि आप इसको ना भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने करके बता दिया है। सॉल्यूशन और भी आसान हो सकता था। क्यों? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल भी तो इतना ही होगा। ये तो मैंने बता दिया आपको, नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला आयत का क्षेत्रफल क्या है? इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, यानी 36 का स्क्वायर, ये आयत का होगा क्षेत्रफल। उसने बोला लंबाई 81 है, तो अगर मैं आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई ना, 36 का स्क्वायर, और लंबाई कितनी? 81 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? आपने कहा 36 गुणा 36 बटा 81। अब देखो 9 से काटें, 9 नाम 81, 9 चौक 36, 9 नाम 81 तो कट 9 चौक 36, 4 चौक 16, तो चौड़ाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। लंबाई 81 थी, तो आपको वर्ग नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली समझ गए ना बात को, देयर इज नो नीड टू स्क्वायर। तो 16 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई आ गई। अब क्या करना? लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछा था, तो आयत की लंबाई कितनी है? आपने कहा सर लंबाई तो दी है मुझे 81, इधर लिख देता हूं, और चौड़ाई कितनी है? 16, अंतर कितना है? 65। दैट इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? नो 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 नो, राइट आंसर इज विल बी सी। राइट आंसर विल बी सी, नॉट बी। आप जल्दी से समझ गए होंगे सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए था। यस, आकांक्षा, मनोहर, शिवम पांडे, सब क्लियर है? 65 मनोहर, बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता, पता नहीं क्या चाहते हैं, कैसा पढ़ाना चाहते हैं, समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्यों क्या चाहते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, डन, आगे बढ़ें। ओके, लेट्स सी, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि मैसेप यानी महत्तम समापवर्धक HCF 408,1032 बराबर है 1032 गुणा x माइनस 408y के, तो आप x प्लस वाई बराबर 7 है, तो x माइनस वाई किसके बराबर है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, देखते जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। ओके, let's see what will be your answer.
ओके, तो मैसेप मीन्स महत्तम इसका दिया है, L इन दोनों के बराबर है, तो कोई प्रॉब्लम। मैंने क्या काम किया, 1032x माइनस 408y इज इक्वल टू व्हाट, यानी 408 और 1032 का मैसेप है। किसको पता है, जल्दी से बताएगा मुझे कोई। अगर मैं आपसे बोलूं 408 और 1032 का मैसेप कितना होगा, तो आप बता सकते हैं। इट्स इजी, आप 408 का सीधा डिवाइड करो, 24 आपको मिल जाएगा। 1032 में 408 का डिवाइड करो, 24 इसका HCF आ जाएगा। तो 24 इनका HCF है। तो मैंने इन दोनों का HCF निकाला। आप चाहें तो उसको फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, आप चाहें डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। 24 विल बी दी आंसर। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको 24 से डिवाइड कर दे, पूरा कट जाएगा। देखो अगर मैं 24 से 1032 को काटता हूँ, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 आती है 24, और डिवाइड कर दो कितना आएगा, मेरे हिसाब से तो 43 आना चाहिए ना। 24 चौके 96 और 24 थी 72 माइनस, इसको बात करें 24 से कम 24 और 16 और 68 और 24 7 7 चौक 28 168 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने बन गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर ऑलरेडी है, एक लिखी थी, x प्लस वाई बराबर 7। अब 2 इक्वेशन आपके सामने हैं साहब, इसको सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं। आप इसको बराबर करना चाहें तो इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर लेते हैं 17 का मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 17x प्लस 17y इज इक्वल टू 7। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, 43x माइनस 17y इज इक्वल टू 1। ऐड कर देते हैं इसको, कट गया। 43 और 17 को जोड़े तो 60, x इज इक्वल टू, वेट ए मिनट, 17 का हो 119, ये तो छोड़ दिए, 1 मिनट रुकना भी, इसको नीचे वाले को तो मैंने, तो x 17 का मल्टीप्लाई किस में हुआ था, 43 17 ये सही है, और इसमें मल्टीप्लाई हुआ था ना 119। 119, क्योंकि जब इसमें गुणा करोगे तो इसमें भी तो करोगे। इसमें करें कितना हुआ 1, दोनों को जोड़ें तो 120, तो x इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू 2 आपको मिल गया है। तो उसने बोला x माइनस वाई, अगर x का वैल्यू 2 है तो मैं पुट कर दूं इस वाली इक्वेशन में, y का वैल्यू निकाल लूं। x का वैल्यू 2 आपके सामने है तो मैं y का वैल्यू निकाल सकता हूं, पुट कर दे। x में पुट करा 2, y इज इक्वल टू, जब 2 इधर गया तो 5, हाँ इसमें देख लेते हैं, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो x बराबर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो कितना मिला 5। तो x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 5, दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो x माइनस वाई कितना हुआ माइनस का 3, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर, एनी इशू? यस, इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क। मैं अच्छा हूं नहीं, आप कैसी हैं? इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है एक एक? बार बार मैं बोल रहा हूं ये रीट का पेपर है 2017 का, और स्टूडेंट्स जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, और क्वेश्चन का लेवल देखते ही दौड़ दौड़ के भाग रहे, पता नहीं क्यों, कि इतना सारा सवाल, इतना बड़ा सवाल हम कैसे करेंगे। अरे भाई जब तक नहीं रुकोगे तब तक कैसे सवाल को करोगे, ये तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। ऐसे तो आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप ऐसे छोड़ रहे हो तो फिर कैसे चलेगा, कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। चलो खैर कोई नहीं, आगे बढ़ता हूँ। मेरा काम पढ़ाने का है, आपका पढ़ने का है। जो भी चाहें पढ़ सकते हैं, जो ना चाहें वो ना पढ़ें। उम्मीद है कि आपको कंटेंट मिल रहा होगा। 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रम से विज्ञान, अंग्रेजी, गणित की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, हर एक कमरे में बराबर बच्चे बैठ सकते हैं। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बताओ कितनी है। अब समझने की कोशिश करना। यहां पर क्या हुआ, उसने बोला है 60, 105 और 135 छात्र वाले 3 विषय हैं, जिसमें 60 बच्चे अंग्रेजी के हैं, विज्ञान के हैं, 105 अंग्रेजी के और 135 गणित के हैं। इसमें आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। अगर वो एक कमरे में बराबर बैठा है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो इनका HCF होगी तभी तो बैठा सकता है। तो मैंने इनका HCF निकाला, 60, 105 और 135 का HCF। आपने कहा 15, 15 चौके 60, 15 7 105, 15 निम्मा 135, तो 15 इनका क्या हुआ, HCF हुआ। अब वो कमरों की संख्या पूछ रहा है, तो भाई यहां पर देखो 60 बच्चे थे। अगर 60 बच्चे बैठाने 15 एक कमरे में आए,
तो अपने डिवाइड कर दिया। दूसरा कमरा देखे कितना हुआ, 105 बच्चे हैं, 15 बैठाए आपने। तीसरा देखा कितना था, 135 बच्चे थे, 15 के हिसाब से बैठाए। तो देखिए 15 चौका 60, एक कमरे में 4, 15 है, 4 कमरे तो यहाँ लग गए। एक कमरे में 15 बच्चे आते, 105 बच्चे, तो 15 7 105, 7 कमरे यहाँ लग गए, 15 निम्मा 135, 9 कमरे यहाँ लग गए। तो 9 और 7 16 और 4 20, तो टोटल 20 कमरों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन में है कहीं 20? यस कि नो? आपने कहा जी बिल्कुल। समझ में आ गया सबको? तो 15 टोटल समझ में आया ना, 20 कमरे हैं। तो बार बार मैं बोल रहा हूं, रीट 2017 का ये पेपर है दोस्तों, आप इसका लेवल देख लो। अगर आप इस लेवल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है और ये आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगा। मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूँ, हर बार मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि आपको समस्या होगी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करें, थोड़ा सा अपने आप को आगे लेकर चलें, तभी आप सफल होंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो चलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। और अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको लगातार हमारे वीडियोस विदाउट किसी डिले के मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। ओके, तो मैं लेता हूँ इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव ए गुड डे। शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और गुनगुनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव ए नाइस डे।